NEP 2020. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखते हैं. फर्स्ट, विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या क्या विजन थे ये हम देखेंगे. फर्स्ट, an education system that contribute to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. तो इसका पहला विजन था कि एक वाइब्रेंट और इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी को क्रिएट करना थ्रू और बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल. तो सारे बच्चों को या लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और उसके थ्रू एक इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करना या फिर ऐसे सोसाइटी को क्रिएट करना, इसका फर्स्ट विजन था. Develops a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties and constitutional values, bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibility in a changing world. तो इसके दूसरी विजन क्या था? दूसरी विजन थी कि एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट डेवलप करना टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये सब क्या करना, ये सब एक इंसान में, बच्चों में ये सब क्रिएट करना, इसकी दूसरी विजन थी. और तीसरी क्या थी? instills skills, values and dispositions that support responsible commitments to human rights, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. ठीक है, तो एक ग्लोबल सिटीजन को प्रोवाइड करना, एक कैसे हमें हमारी जो पूरे विश्व की जो वेलबीइंग होती है ना, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे क्या होती है कि कंट्री की डेवलपमेंट होती है और हर एक कंट्री डेवलप होंगी तो ग्लोबली वो भी एक डेवलपमेंट हो जाती है. तो ये भी इसके एक विजन थी. ठीक है, ये तीनों विजन. अभी दूसरी चीज़ क्या है? की प्रिंसिपल ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो की प्रिंसिपल्स है वो क्या है ये देख लेंगे. फर्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी. सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या थी? रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट. सो जो डाइवर्स, हमें पता है कि जो इंडिया है एक डाइवर्स कंट्री है, तो हर बच्चे क्या होते हैं कि अलग अलग रीजन से आते हैं, उनके अलग अलग कल्चर होती है, तो उन सारे को रेस्पेक्ट करना और उनकी सारे जो करिकुलम होती है, जो पेडागोजी होती है, इन सब में की डाइवर्सिटी को देखते हुए ही वो करिकुलम बनाते हैं. तो एक वो है. दूसरी, इक्विटी एंड इंक्लूशन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन. सो इक्विटी होनी चाहिए और इंक्लूजन मीन्स सबको इंक्लूड करनी चाहिए, सारे जो बच्चों को, जो रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, उनको सबको इंक्लूड करनी चाहिए. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन फॉर फिलैंथ्रोपिक, प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी in teaching and learning, removing language barriers for Divyang students and in educational planning and management. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होनी चाहिए टीचिंग में, लर्निंग में. तो उससे क्या होती है कि लैंग्वेज बैरियर चली जाती है. ठीक है, ये सब हो जाता है. और एम्फसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एम्फसाइज करना, मतलब जो ऐसा नहीं कि रोट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि रटना नहीं होता है, उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यूनिक कैपेबिलिटीज़, तो हर एक स्टूडेंट को उनकी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करनी चाहिए. जैसे कि सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो पढ़ाई में कैसे है, तो हर व्यक्ति को उनका अपना अपना जो क्या होता है, कैपेबिलिटीज़ होती है, उनको रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना. देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को भी इनकरेज करना. कंटिन्यूस रिव्यू, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कंटिन्यूसली हमें बच्चों को रिव्यू करनी चाहिए, उनको फीडबैक देनी चाहिए, ना कि सिर्फ
ईयर के एंड में, उससे अच्छा है कि वो कंटिन्यूसली उनको क्या करते हैं ताकि उनको इम्प्रूवमेंट का एक मौका मिले। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स होती है, सब आपको पता ही होता है। ये सब तो क्या होता है कि एजुकेशन में न्यूली जो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि इसके जो की प्रिंसिपल्स आप देख सकते हो कि ये सब नो आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, फिर ये community participation, respect for diversity and local context, equity and inclusion, emphasize conceptual understanding, उसी तरह यूनिक कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना बच्चों में, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को उनमें फोस्टर करना, कंटिन्यूस रिव्यू करना, ये सब उसकी की प्रिंसिपल रहे हैं। अभी यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक पॉलिसी में है, यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसमें बोल रहे कि जो उसमें 3 क्लासेस में डिवाइड किए हैं बच्चों को, पहले 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम, उसमें प्रिपरेटरी क्लास एंड मल्टीफेसेटेड। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम देखते हैं, फॉर एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फ्रॉम एज 3 to 6 इन ECCE। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, एज 6 to 8 इन क्लास 1 and 2 इन प्राइमरी स्कूल। तो उसमें क्या है कि जो 3 से 8 साल वाले बच्चे है ना, जो एज ग्रुप में आते हैं 3 to 8, उसको डिवाइड किया है। डिवाइड करके जो 3 to 6 होती है उनको प्री प्राइमरी में डाला है, और एज 6 to 8 ने क्लास 1 and 2 प्राइमरी स्कूल। तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी में डिवाइड हुआ है। जैसे कि जो 6 साल 3 to 6 ईयर्स होती है ना बच्चों में, जिस 6 साल तक होती है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में अंडर आती है, उनके अंडर आती है, और आफ्टर 6 ईयर्स उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजा जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टैंडर्ड होता है वो 6 से 8 साल वाले बच्चे में होती है, वो प्राइमरी स्कूल में है। तो प्रिपरेटरी क्लास में क्या होती है? जो प्रिपरेटरी क्लास में होता है, prior to the age of 5 every child will move to a preparatory class or bal vatika, that is before class 1। so उसमें प्रिपरेटरी क्लास में बोला जाता है कि वही बोला है कि जो 5 साल के पहले जो बच्चे हैं वो क्या होती है, वो प्रिपरेटरी क्लास में जाएगा, जो कि है बाल वाटिका उसको कहते हैं, बाल वाटी में जाएगा। तो यूनिवर्सल एक्सेस में क्या बोल रहे हैं कि फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 ईयर्स एक्सेस टू फ्री सेफ हाई क्वालिटी ECCE एट आंगनवाड़ीज प्री स्कूल बाल वाटिका। तो ये सारे जो आंगनवाड़ी में होती है उसी को प्री स्कूल बोलती है, उसी को बाल वाटिका बोलती है। तो ये आंगनवाड़ी में होती है, वहाँ पे उनको सेफ होनी चाहिए, उनको फ्री एक्सेस मिलनी चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है कि सबको इक्वली ये सब मिलनी चाहिए, उनको फ्री एक्सेस मिलनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। और प्रिपरेटरी क्लास के बाद मल्टीफेसेटेड, तो उसमें बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो जो उनकी लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मल्टी लेवल होनी चाहिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें सारे में क्या बोल रहे हैं कि बच्चों को मेनली वो इसमें इन्वॉल्व है, एजुकेशन में, लर्निंग में वो इन्वॉल्व है। मतलब उनको अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर आते हैं और उनको सिर्फ ऐसे बोल के चला जाता है, ऐसे पैसिव लर्निंग नहीं होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, बच्चों से एक्टिविटी किए जाते हैं, उनको प्ले बेस्ड लर्निंग भी होती है, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जैसे कि वो सवाल पूछ सकते हैं या फिर टीचर कुछ सवाल ऐसे डाल सकते हैं उनके मन में, तो ऐसे भी करके भी लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है,
अभी ensuring universal access to education at all level, ये भी एक की पॉइंट थी क्या एनईपी की. ensuring फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हमने देखा. अभी ensuring यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल. ठीक है, तो इसमें टू एंश्योर एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है. मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स. ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स, टू ब्रिंग ड्रॉप आउट चिल्ड्रन बैक टू स्कूल. Alternative centers, alternative and innovative education centers. Peer tutoring, suitable for all categories, business and personal presentation. Learning outcome, focus will be on achieving desired learning outcome at all levels. Build schools, promoting both government and non-governmental philanthropic organizations to build schools. So ये सारे बोल रहे कि जो ये सब क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल एक्सेस टू एवरीवन, ये प्रोवाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, ये इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया गया है ये बता रहे हैं. तो क्या क्या किया गया है, तो बिल्ड स्कूल्स, ओके, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स को बनाए जा रहे हैं. फिर ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप आउट हुए हैं बच्चे उनको वापस लेके जा रहे. अल्टरनेटिव सेंटर्स खोल रहे हैं. पीयर ट्यूटरिंग, जो पीयर ट्यूटरिंग होती है वो बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल होती है. तो फिर क्या, मल्टीपल पाथवेज इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स. तो मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग, ये सारे उसमें आते हैं. ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो एक और अभी हमने बोला है कि लर्निंग आउटकम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस विल बी ऑन अचीविंग डिसाइड लर्निंग आउटकम्स एट ऑल लेवल. सारे लेवल में जो लर्निंग आउटकम में फोकस किया जाता है, जो भी डिसाइड आउटकम है उस पर भी फोकस किया जा रहा है. तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या थी एनईपी 2020 की, तो एक्सपेक्टेड आउटकम देख लेते हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस फ्रॉम ईसीसी टू सेकेंडरी. ईसीसी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो उससे सेकेंडरी तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, सब में जो होता है यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन सारे लेवल में. Ensure equity and inclusion. Bring back 2 crores out of school children. Attain SDG goals of retaining all children in schools until completion of secondary education. Improve quality and achievement of learning outcomes. Foundational literacy and numeracy, FLN उसको बोलते हैं. तो improve quality and achievement of learning outcome, foundational literacy and numeracy. Focus on 21st century skills in teaching, learning and assessment. Resource sharing, school complexes. Effective governance, separation of powers and common norms. Overcoming the language barrier in learning. Common standards for public and private school education. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो एनईपी की जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो क्वेश्चंस आने वाला है, जो ऐसे है कि स्टेटमेंट दे के ऐसे चारों स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको और आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से जो एनईपी की आउटकम कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ सकती है, और कौन सी है ऐसे भी पूछ सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताओ कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर ये सब ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग, ये सारे आउटकम्स इंपॉर्टेंट है. ईसीसी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, इंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ये अभी मैंने पहले आपको बताया था थोड़ा सा. न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, 3 years इन आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो लाई गई है एनईपी 2020 के द्वारा. ये आप एक अकादमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने चेंज लाई है. जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सिस्टिंग अकादमिक स्ट्रक्चर क्या थी और न्यू अकादमिक स्ट्रक्चर क्या है. तो एक्सिस्टिंग जो होती है वो आपको पता है कि 10+2, सबको पता है कि 10+2 थी, जो कि पहले की जो 10 years थी
वो स्कूल एजुकेशन, और लास्ट की जो 2 इयर्स थी उसको सेकेंडरी हम बोला जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे ऐसे करके डिवाइड की हुई है। ठीक है, तो पहले यही था कि फर्स्ट 10 ईयर्स 6 to 16 ईयर्स तक फर्स्ट 10 ईयर्स का माना जाता है, और फिर 16 to 18 ईयर्स तक हाई सेकेंडरी +1 +2 ऐसा एक्सिस्टिंग था, ऐसा एकेडमिक स्ट्रक्चर 10+2 कहते हैं उसको। अभी उन्होंने न्यूली क्या किया है, उन्होंने 5+3+3+4 एक ऐसा न्यू सिस्टम उन्होंने लाया है। तो स्कूल एजुकेशन में पेडागोजिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यू स्कूल एजुकेशन, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4। तो इसमें क्या देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। 5+3+3+4 में पहली 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, फर्स्ट 3 इयर्स मतलब एज कैटेगरी क्या है, 3 to 6 इयर्स, 3 to 6 इयर्स का, ठीक है, नॉट 1 to 3 इयर्स का नहीं है, 3 to 6 इयर्स का। तो 3 to 6 इयर्स में क्या आता है कि वो आंगनबाड़ी में जाएगा, बच्चे बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, जो प्री स्कूल जो भी बोलेंगे, फर्स्ट 3 to 6 इयर्स में वहाँ पे जाएगा। और फिर क्या हो जाता है, फिर जो 6 to 8 इयर्स होती है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में कैटेगराइज किया है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट 5 इयर्स, ऐसे उन्होंने 5 इयर्स का एक साथ में, मतलब फर्स्ट 5 इयर्स का ही है। 5 इयर्स का मतलब वो बच्चे जो होती है, जो प्री प्राइमरी हम बोलते हैं, तो उनको 3 to 6 इयर्स क्या आंगनवाड़ी में चला जाएंगी, और 6 to 8 इयर्स 1 and 2 स्टैंडर्ड में, ये पहली हो गई। और दूसरी स्टेज में है, अब एज कितनी है, अभी 8 साल तक हो गया ना, अभी 8 to 11 इयर्स, क्लास 3 to 5, 8 to 11 इयर्स, ये 3 इयर्स, ये 3 इयर्स का हो गया। पहले 5 इयर्स का हो गया है ना, पहले क्या हो गया, पहले अब देख सकते हो जो 3 to 6 होता है ना, 3 to 6 मतलब 3 वर्ष वो आंगनवाड़ी में चला गया, और 6 to 8 फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में चला गया, तो पूरा 5 इयर्स हो गया। तो ये 5 साल ऐसे हो गए। अभी जो बच्चे होते हैं जो 8 to 11 इयर्स में, वो कहाँ जाएंगे, वो 3 to 5 क्लास स्टैंडर्ड में जाएंगे, 3 to 5 वो सेकेंड स्टेज में, ठीक है, 3 to 5 क्लास, एज 8 to 11, 3 इयर्स का। अभी उसके बाद उनके एज 11 to 14 इयर्स के जो बच्चे, वो क्लास 6 and 8 में जाएंगे, तो क्लास 6 to 8 इज अनदर 3 इयर्स। देन लास्ट 4 इयर्स कैसे, लास्ट 4 इयर्स इज 9 to 12, 9 to 12 एज क्या है, 14 to 18 एज तक वो 9 to 12 स्टैंडर्ड में, वो लास्ट 4 स्टेज को ऐसे कैटेगरी किया है, उनको एक ग्रुप में किया है। तो ऐसे करके 4 ग्रुप है, 5+3+3+4, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेज का एक नाम भी है फर्स्ट 5 इयर्स, मतलब जो आंगनवाड़ी भी और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड को जोड़ के उसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से ऊपर तक, फाउंडेशनल स्टेज मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसमें होती है। और प्रिपरेटरी स्टेज मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब बच्चे कहाँ तक, 3 स्टैंडर्ड से क्लास 3 से क्लास 5 तक वो प्रिपरेटरी स्टेज होती है। एज क्या होगी, 8 to 11 इयर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एज ग्रुप, वो स्टेज और उनका एज ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में वो कौन सी एज में होंगी, कौन सी क्लास में होंगी, ये पूछेगी, तो आपको ये देखना है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होती है उसमें। फिर आती है मिडिल स्टेज, नेक्स्ट ईयर्स 3 इयर्स, वो कब तक होती है, वो 6 to 8 इयर्स, 8 क्लास में, 6 to 8 इयर्स नहीं, 6 to 8 क्लास, एज होती है 11 to 14 इयर्स। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन दी साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ओके। तो लास्ट जो 4 इयर्स होती है, जो 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक होती है, जो कि एज ग्रुप आती है 14 to 18 इयर्स, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये सब उसमें होते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेजेस है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज,
फिर क्या प्रिपरेटरी स्टेज प्रिपरेशन में बच्चों को प्रिपेयर करता है, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ईसीसी फ्रेमवर्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एनईपी में है, जो कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। वो ईसीसी क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसमें NCPFECE नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल बी ड्राफ्टेड बाय NCERT, वो NCERT का काम होता है। रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो NCPFECE, जो NCPFECE will be aligned with the latest research on ECCE and national and international best practices, ठीक है। multifaceted framework comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colors, shapes, indoor and outdoor play, puzzles and logical thinking, problem solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, म्यूज़िक एंड मूवमेंट, ये सब जो होते इन्वॉल्व हो जाती है करिकुलम में या फिर जो पढ़ाई में, जो टीचिंग लर्निंग में, ये सारे इन्वॉल्व करते हैं। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ए 3-month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल grade 1 स्टूडेंट्स टू बी डेवलप्ड बाय NCERT। तो ये सारे NEP की है, NEP की न्यू चीज़ें उन्होंने लाई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लर्निंग द फॉर्मेटिव ईयर्स, तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो बेनिफिट होती है वो बोल रहे हैं, जैसे कि जस्ट मैं पढ़ के छोड़ देती हूँ, बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से उनको क्या मिलती है, तो उससे बच्चों में क्या डेवलप होती है वो बोल रहे हैं। डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, रिलेशनशिप विथ नेचर, कलर, शेप, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ये सारे वो इसलिए पढ़ पाते हैं। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, एटिकेट, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे बच्चों में डेवलप होती है जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से उनको मिलनी चाहिए। ये NEP की एक क्या होती है, एक लर्निंग आउटकम में आती है, मतलब एक आउटकम की भी है कि उनमें ये सारे होने चाहिए बच्चों में, ठीक है।